हेलो नमस्कार एंड जय हिंद एवरीबॉडी। सो गलवान वैली में जो हुआ, वॉट एवर हैज़ हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द गलवान वैली, इट्स ऑलमोस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट फॉर इंडिया चाइना फॉरेन रिलेशनशिप। एंड इस बात के ऊपर मैं आई एम गोइंग टू एम्फसाइज ऑन इन दिस एंटायर टॉक। तो अगर आप इंडिया चाइना के मॉडर्न इतिहास में रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ा सा विचार करें तो टेक इट फ्रॉम 47 में इंडिया आज़ाद हुआ, 49 में चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने कुओमिंटांग को हरा के माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनी, सीसीपी की। नेहरू ने जो किया सभी को पता है कि चाइना को परमानेंट सीट मेंबर दे दी। चाइना स्टार्टेड टू काइंड ऑफ कंसोलिडेट इट्स टेरिटरी। उसी दौरान पंचशील का मुआहदा हुआ इंडिया का और चाइना का। 62 में अटैक किया, नेहरू जी गए 64 में, और उसके बाद चाइना बिल्ड दिस ट्रेमेंडस रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। एंड उसी दिन से मेरा मानना है कि भारत कभी चाइना को समझ ही नहीं पाया, और नेहरू ने जो प्रिज्म बनाया इंडिया चाइना के रिलेशनशिप का, हिंदुस्तान उसी प्रिज्म से चाइना को देखता रहा। एग्रीमेंट्स होते रहे। चाइना ऑलवेज फिगर्ड आउट हाउ टू मैक्सिमाइज द आउटकम्स ऑफ दोज एग्रीमेंट्स, और जिसको आप बैक स्टैबिंग कह सकते हैं, और उन एग्रीमेंट्स को कैसे तोड़ा जाए, अपनी एडवांटेज कैसे ली जाए इंडिया की, वो लेता रहा। 65 में वॉर हुआ, 67 में नाथुला हुआ, दलाई लामा आ गए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल बन गई। सो उससे पूरा एक माहौल बन गया कि इंडिया केप्ट थिंकिंग कि चाइना विल ग्रो आउट ऑफ इट और इंडिया और चाइना का एक नॉर्मल रिलेशनशिप हो जाएगा, लेकिन वो कभी हो नहीं पाया, क्योंकि चाइनीज़ की रेसिपी, चाइनीज़ की पूरी जो फितरत ही कम्युनिस्टों की होती है सारी दुनिया में, कि वो एक पैरानॉइड होते हैं, एक ओपननेस नहीं होती, दिल के काले होते हैं, आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था, एक बार जब मैं आई वाज डूइंग एन MBA एट यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, अमेरिकन था जो सिंगापुर में काम करता था। उसने मेरे से मैंने एक बार पूछी गई, ही हैड वर्कड इन कैलकाटा, ही हैड वर्कड इन सिंगापुर, ही हैड वर्कड इन चाइना। उसका कहना था कि इंडियंस में और इंडिया में थोड़ा सा, कि इंडिया में बाहर गंदगी दिखती है सड़कों पे, मोहल्लों में, बट चाइनीज़ आर डर्टी फ्रॉम इनसाइड, एंड दैट थिंग हैज़ ऑलवेज स्टेड विद मी। ये 20 साल पहले की ये बात है, और वही इंडिया पता नहीं क्यों समझ नहीं पाया। हम लोग इतने ज़्यादा गुड बॉय एटीट्यूड, गुड बॉय कल्चर के साथ जीना चाहते हैं कि वी हैव बिकम वेरी डिफेंसिव एंड वेरी पैसिफिस्ट एंड वेरी पीसनिक इन माइंड सेट। और यही हाल हमारा पाकिस्तान के साथ था। पाकिस्तान ने 3 जंगें करी, सब कुछ करा, हम फिर भी अमन की आशा और उन सब में घुटते रहे। एक काम अच्छा हुआ कि उरी हुआ, पठानकोट हुआ, मोदी वहाँ गए, नवाज़ शरीफ से मिलने वापस आए, तो पता लग गया कि पाकिस्तान की ISI और डीप स्टेट और मिलिट्री कभी इंडिया के साथ पीसफुल नहीं रिलेशंस चाहती, क्योंकि जैसे ही पीस होगी पाकिस्तान की ISI और इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी मिलिट्री की। चाइना के साथ भी कुछ वैसा ही है कि जब तक तिब्बत को वो चाइनीज़, क्योंकि वो एथिस्ट होते हैं, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं, जो कम्युनिस्ट्स होते हैं, वो एथिस्ट को वो करते हैं। तो दलाई लामा, तिब्बत, द कल्चर बीइंग बुद्धिस्ट, वेरी क्लोज टू इंडियंस कल्चर एंड सिविलाइजेशन, तो उनका जो पैरानोया और जो फियर है कि किसी तरह से इंडिया इज़ गोइंग टू इन्फ्लुएंस द civilizational and the cultural narrative of Tibet and the border region, तो उसके कारण से वो कभी कंफर्ट फील नहीं कर पाए इंडिया के साथ। और इंडिया ये चीज़ समझ नहीं पाया शायद कि दुश्मनी में साइकोलॉजी, साइकी और आपकी इनसिक्योरिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ होता है, और यही चीज़ है जो चाइना के फॉरेन रिलेशंस में दिखाई देती है कि जैसी कोई वन चाइना पॉलिसी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू कर देता है, या ताइवान या हांगकांग, तिब्बत की बात करें तो पैरानॉइड हो जाते हैं। और वही चीज़ उनको खाई जा रही है कि इंडिया में दलाई लामा की इतनी इज़्ज़त है, पूरे वर्ल्ड में इतनी इज़्ज़त है, पूरा वर्ल्ड उनको इज़्ज़त देता है, और ये चीज़ वो सहन नहीं कर पाते, उनको वो थ्रेट लगती है हमेशा। एंड धर्मशाला एंड गवर्नमेंट इन एग्जाइल, वो सब जो है, इट्स अ थॉर्न इन देयर नेक। और इसी के कारण इंडिया ऑलमोस्ट बीइंग अ गुड बॉय, नहीं पंचशील, हम दोस्ती करेंगे, यारी करेंगे, WTO साइन कर लिया, ट्रेड डेफिसिट रन कर रहे हैं, हम लोग फिर भी एक होलिस्टिक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इंडिया की अभी तक बन नहीं पाई है। एंड इन स्पाइट ऑफ नोइंग व्हाट चाइना, द वे चाइना हैज़ एनकरेज पाकिस्तान, and knowing that China is the backbone of Pakistan when it comes to terrorism, the CPEC and ये सब, हम लोग फिर भी चाइना के ख़िलाफ़
या चाइना के अगेंस्ट जैसे कि डरे डरे सहमे सहमे से रहें और नेशनल पॉलिसी सिक्योरिटी पॉलिसी बना नहीं पाए। अब बड़े मज़े की बात है कि जैसे उरी हुआ, पठानकोट हुआ, बालाकोट हुआ, उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट आया जब वो 40 सोल्जर मरे एंड इंडिया डिड द बालाकोट स्ट्राइक और इट चेंज द रूल्स ऑफ द गेम, रूल्स ऑफ द एंगेजमेंट विद पाकिस्तान। टू मी दिस इज़ द मोमेंट जब मोदी नीड्स टू टेक अ ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप टू काइंड ऑफ lay the board again fresh and remove all the vestiges of Nehru's foreign policy towards China, and rather than China setting the rules of engagement and hitting you below the belt, doing the skirmishes, pushing you on the border, India needs to go on the offensive. You should boost up your defense as well, but India needs to change the rules of the game. India needs to go on offensive. यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना पसंद करूँगा कि मोहम्मद गौरी ने 17 बार अटैक किया, ये गज़नी आए, ये सब आए, हम लोग उनसे धर्म की लड़ाई लड़ते थे। राणा प्रताप हुए, जितने राजपूत हुए राजस्थान के एरिया में, कि शाम के बाद युद्ध नहीं, पीठ दिखा दी तो नहीं मारेंगे, दुश्मन भाग के जा रहा है तो उसका पीछा नहीं करेंगे। वो लोग जबकि नालायकी, चोरी, बदतमीज़ी, बददयानी जिसको कहते हैं, बेवकूफ़ी के किसी तरह से बाय हुक और बाय क्रुक एनिमी को कैप्चर करो, वो उस हिसाब से जंग करते थे। इसीलिए हमारी सभ्यता गिरती चली गई, क्योंकि हम धर्म युद्ध लड़ते थे, वो कूटनीति के युद्ध लड़ते थे दुश्मन। चाइना के साथ भी हम इसी ट्रैप में फंस गए हैं। हम लोग धर्म नीति के युद्ध लड़ते रहे, चाइना कूटनीति के युद्ध लड़ता रहा। हम पाकिस्तान के साथ भी उसी ट्रैप में फंसे रहे, इसलिए कारगिल होता गया, आपकी पीठ में छुरा घोंपा जाता गया, लेकिन हम लोग उससे हट के सोच नहीं पाए। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो कहते हैं, इंडियन पॉलिटी, स्टेट्समैनशिप, लीडरशिप, ब्यूरोक्रेसी, उससे बाहर निकल के सोए। इंडिया की कहना चाहिए राजनीतिज्ञों के उसमें गूदा नहीं था इतना। मोदी जी ने थोड़ा सा ये दिखाना शुरू करा है, जिगरा जिसको कहते हैं। अब चाइना के खिलाफ भी इट्स द मोमेंट वेयर यू कैन ट्रांसफॉर्म योर एंगेजमेंट विद चाइना। यू हैव टू डील विद चाइना होलिस्टिकली। आप ऐसा नहीं कर सकते कि उनके टेलीविज़न खरीदें, उनके स्मार्टफोन पे बात करें, उनको 70 बिलियन डॉलर साल के दें और आप डरे दबके चाहे कि आप बॉर्डर के स्कर्मिशेस भी करते रहेंगे। ना, इकोनॉमी हैज़ टू बी फैक्टर्ड इन एज पार्ट ऑफ योर नेशनल सिक्योरिटी। उनको टेलीकॉम से निकालो, इंफ्रास्ट्रक्चर से निकालो, बाल्टी मग्गे उनके बने हुए खरीदने बंद करो, टीवी पीवी आप अपने हिंदुस्तान के बने हुए ख़रीदना शुरू करो, इंडियन फर्म्स के या फ्रेंडली कंट्रीज़ के फर्म्स के बनाने शुरू करो और ख़रीदने भी शुरू करो। और इंडिया ने अब कूटनीति, जो जैसी भाषा समझे उससे आप उसी भाषा में सवाल जवाब करना सीखें। चाइना और कम्युनिस्ट जो हैं कभी भी सभ्यता की भाषा नहीं समझते हैं। ये जितने भी आपसे एग्रीमेंट करेंगे, जब भी उनका मौका मिलेगा, जब तक उनके एडवांटेज में वो एग्रीमेंट रहेंगे, उस पर फॉलो करेंगे। जिस दिन वो एडवांटेजेस नहीं होंगे, उनको तोड़ देंगे। आप भी उसी राह पे चलिए। मेरा मोदी जी को और मोदी जी की स्ट्रैटेजी टीम को और सबको यही संदेश है, आप भी जो जैसी भाषा समझे उससे आप उसी भाषा में बातचीत करें और आप बुद्ध बनने की कोशिश ना करें अंगुली माल के सामने। ये वो ज़माना नहीं है। वो 1-on-1 वो पॉलिसी चल जाती है। कंट्रीज, स्टेट्स, इन सब के साथ वो पॉलिसीज़ नहीं चला करती। तो हिंदुस्तान ने यही अब करना चाहिए कि आप चाइना को डीस्टेबलाइज़ करें, आप वन चाइना पॉलिसी को खड्डे में डालें, आप इकोनॉमिक बैरियर्स बढ़ाएं उनके प्रोडक्ट्स के ख़िलाफ़, उनकी कॉस्ट ऑफ एंगेजमेंट बढ़ा दें। और अगर चाइना डज़ नॉट रिस्पेक्ट यू एंड योर मार्केट एंड योर बाउंड्रीज़, यू हैव नो रीज़न टू रिस्पेक्ट देयर मार्केट, देयर बाउंड्रीज़ एंड देयर एंगेजमेंट इन द इंटरनेशनल पॉलिसी। आप तिब्बत को फ्री कराइए। तिब्बत आपके, हमारे हिंदुस्तान के फ़ायदे में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो तिब्बत का फ्री होना है। हांगकांग को गोली मारिए, ताइवान को गोली मारिए, उससे कोई लेना देना नहीं है आपका। हिंदुस्तान का लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो फ्री तिब्बत है और आपको उस पॉलिसी पे अभी से चलना शुरू होगा। आप बिना चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के रह सकते हैं, बिना चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के रह सकते हैं। चाइना आपके मार्केट के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि चाइना आपसे 70 बिलियन डॉलर कमाता है, आप सिर्फ 15 कमाते हैं। नेट आप 53 से 55 बिलियन डॉलर चाइना को हर साल देते हैं और उसका टोटल डिफेंस बजट 200 बिलियन का है। तो 1/4 बजट आप, मैं और हम सब लोग जो चीज़ें खरीदते हैं चाइना की, हम देते हैं उनको। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट है। आपके 20 सोल्जर मरे हैं, लेकिन खबर ये भी अच्छी आई कि जो यूएस इंटेलिजेंस ने पता किया है कि आपने उनके
35 मारे हैं, तो आपके लड़ते लड़ते 20 शहीद हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब आप सह लेंगे ये ना। अब आपको इंडियन पब्लिक को, इंडियन साइकी को 62 की तरह फिर से इमोशनल टर्मोइल में नहीं डालना है। आपको हमला करना पड़ेगा, आपको जवाबी कार्रवाई करनी पड़ेगी, सेना के उसके स्वाभिमान के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए, सोल्जर्स के स्वाभिमान कॉन्फिडेंस के लिए, और चाइना को भी दिखाने के लिए कि तुम एक मारोगे तो हम 2 मारेंगे, तुम एक आंख फोड़ोगे हमारी, हम तुम्हारी दोनों फोड़ेंगे। तो इंडिया ने ये बदला तो लेना ही लेना है। साथ ही साथ अपनी फॉरेन पॉलिसी अब चाइना के स्टैंड में एकदम ऑपोजिट, एकदम आप डिसरप्टिव, एकदम अग्रेसिव और ऑफेंसिव पे आप जाइए। ये जो पीसनिक आप बने हुए थे ना नेहरू के टाइम से, और आपने संघाई SCO ज्वाइन कर लिया, ब्रिक्स ज्वाइन कर लिया, ठीक है वो सब करिए आप, लेकिन आप चाइना के बिना रह सकते हैं, चाइना आपके बिना नहीं रह सकता, ये आप दिखाइए चाइना को, तभी आप सफल होंगे। तो जंग जारी रहनी चाहिए, चाइना पे प्रेशर बनाए रखिए, पूरी दुनिया प्रेशर बनाए हुए है, हमारी सेना पूरी केपेबल है 2 हाथ करने के लिए, 2 हाथ करते रहिए, हाथ तोड़िए, नाक तोड़िए, पंजा तोड़िए, चेहरा फोड़िए चाइना का। फ्री तिब्बत पॉलिसी पे काम करना शुरू करिए। जब तक तिब्बत को पूर्ण आज़ादी ना मिल जाए आप उनसे नॉर्मलाइज मत करिए रिलेशनशिप। जितनी भी चीज़ें आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं, टैरिफ बैरियर्स बढ़ा दीजिए, WTO से निकलिए। देखिए आज अमेरिका ने अनाउंस कर दिया कि वो WTO को रिफॉर्मेट करेगा। सो राइड ऑन दिस ग्रेवी ट्रेन, आप भी WTO से चाइना के साथ डिसएंगेज होइए। फ्रेंडली कंट्रीज़ के साथ आप ट्रेड नेगोशिएशंस करके अच्छे ट्रेड रिलेशंस बनाइए एंड बूस्ट अप योर डिफेंस। अटैक चाइना, द होल वर्ल्ड इज़ गोइंग आफ्टर चाइना, यू माइट एज वेल गो आफ्टर इट। America will play with you. All the statements coming out of America are very supportive. पीछे मत हटिए, आगे बढ़िए, ऑफेंसिव पे जाइए, डिफेंसिव पे मत जाइए। ये मौका डिफेंस पे जाने का नहीं है, और यही मौका है जब आप फिर से तिब्बत को फ्री कर सकते हैं। ये CPEC, PPEC सब लपेट सकते हैं और 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहिए। हमारी सेना बहुत बड़ी है, देश बहुत बड़ा है। चाइना एक मारेगा, आप 2 मारते जाइए। ज़्यादा दिन तक कम्युनिस्ट इसको सह नहीं पाएंगे, और जहाँ ये होना शुरू हुआ अपने आप कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिर जाएगी और इंडिया की वाही वाह बल्ले बल्ले हो जाएगी। वक्त अब इंडिया का अच्छा आ रहा है। ये सब कुदरत जब आपका इम्तहान लेती है तो आपको बेहतर बनाने के लिए इम्तहान लेती है, और ये कोविड से हिंदुस्तान निकल जाएगा। इट्स नो बिग डील। स्टे एग्रेसिव, कीप अटैकिंग, कीप नॉकिंग आउट चाइनीज़ वेर एवर यू कैन। एंड पूरे इंटरनेशनल फोरम है, अब आप चाइना से डिसएंगेज होना शुरू करिए। जैसे अमेरिका ने शुरू कर दिया है, आप भी शुरू करिए। चाइनीज़ चिंकी हरामी लोग जिससे सबसे ज़्यादा डरते हैं, साले बनिए होते हैं, ये पैसे कमाने के पीछे पड़ते हैं। इनको धर्म, ज्ञान, मुक्ति ये सब कुछ तो चाहिए नहीं। तो आप इनकी पैसे की टंकी पे बंद करना शुरू करिए, ये अपने आप लाइन पे आते चले जाएंगे। अमेरिका अब ट्रेड नेगोशिएशंस फ़ेज़ 2 शुरू करेगा और दबाएगा इनको, बाकी की दुनिया दबाएगी। तो आप भी उस राह पे भी चलिए और आप फिज़िकल कन्फ्रंटेशन करते जाइए, पीछे मत हटिए। एंड दैट इज़ द ओनली वे टू ब्रिंग द कम्युनिस्ट पार्टी डाउन। और उसके बाद भी जब तक पूरा चाइना, जब तक तिब्बत फ्री ना हो जाए, इंडिया को शांति नहीं देगा चिंकी लोग। तो इंडिया का अब एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि तिब्बत को फ्री किस तरह से किया जाए। वो तभी होगा जब कम्युनिस्ट पार्टी गिरेगी। एक्सक्यूज़ मी। तो बस यही मेरा कहना है कि अब इंडिया उस पर निकल पड़े, इस राह पे। चलिए, ऑल द बेस्ट।